डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास क्लास 6 का ये चैप्टर 1 सोशल साइंस का ये बुक है। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है वेयर, व्हेन एंड हाउ। कब, कहाँ, कब और कैसे। कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, आप ब्लैक लेटर में आप देख सकते हैं। मिडवल दिया हुआ है, नमिस्मेटिक्स, क्रॉनिकल्स, जाति, मैन्यूस्क्रिप्ट, रॉयल ऑटोग्राफी, बायोग्राफर। ये कुछ वर्ड्स इस चैप्टर में मुख्य रूप से याद करने के लिए आपको दिया हुआ है। मेडिवल एक पीरियड हो गया, मध्यकाल जो है। तो ये पीरियड आपको कितना दिया हुआ है, AD 700 एंड AD 1750, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच का जो समय है हिस्ट्री में, उसे मेडिवल पीरियड कहा जाता है। मध्यकाल समय, मध्यकाल कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक, ये मुद्रा शास्त्र इसको कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स ऑफ बाय द रूलर्स, शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के। उन लोग अपने समय में अपने तरह के सिक्के चलाया करते थे, अपना नाम लिख करके, और इस तरह के सिक्के चलाते थे। उसके बाद क्रॉनिकल्स हो गया, इतिहास, जो घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं जो है वही क्रॉनिकल्स कहलाते हैं। और जाति, कास्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कास्ट हो गया और सब कास्ट, जाति और उपजाति। मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंडराइटिंग, ये हैंडराइटिंग बुक, हाथ से लिखा हुआ किताब हो गया। रॉयल ऑटोबायोग्राफी, शाही आत्मकथा, एक शासक के जीवन और शासक द्वारा लिखी गई उपलब्धियों का विवरण उसमें रहता है। बायोग्राफर, बायोग्राफर ये ए पर्सन हु राइट्स एन अकाउंट्स ऑफ समवन लाइफ, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की जीवनी को लिखता है, तो लिखने वाला व्यक्ति जो होता है उसे बायोग्राफर कहते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब हो गया कि भारत को एक उप महाद्वीप के रूप में किसी ने इसको डिस्क्राइब किया, इसको जाना सब कॉन्टिनेंट के रूप में। कॉन्टिनेंट जो होता है वो महादेश हो जाता है, लेकिन इंडिया उतना बड़ा देश था जिसको सब कॉन्टिनेंट कहना सही था। इसमें सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था जिसमें भारत, इंडिया, अभी जो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे एक ही थे, ये अलग अलग देश नहीं थे। तो इसको भारतवर्ष के नाम से जानते थे। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में जैसे कि बतलाया गया है, द कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ हिमाद्री और हिमालय इज कॉल्ड भारतवर्ष। इसमें समुद्र के उत्तर में और हिमाद्री या हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारतवर्ष कहा जाता है, क्योंकि वहाँ राजा भरत के वंशज रहते थे। राजा भरत के वंशज, राजा भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, तो राजा भरत के वंशज रहते थे, इसीलिए इसे भारतवर्ष कहा गया। इंडिया वॉज ऑल्सो कॉल्ड आर्यावर्त, बट दिस नेम रेफर टू नॉर्थ इंडिया। इंडिया को आर्यावर्त भी कहा जाता था, इसके पीछे उत्तर भारत को दर्शाया जाता था। इसमें द एरिया लाइंग बिटवीन द हिमालयाज एंड वेस्टर्न विंध्याचल, ये एरिया वही था, हिमालय और पश्चिम विंध्याचल के बीच का क्षेत्र जो था वही आर्यावर्त कहलाता था। द ग्रीक्स रेफर टू इंडिया एज इंडोज इन द 13th सेंचुरी। मिहाने सिराज इन द क्रॉनिकल मैंसन द कॉन्क्विस्ट ऑफ हिंदुस्तान बाय मोहम्मद गौरी, ही यूज द वर्ड हिंदुस्तान। ग्रीक्स का अर्थ हो गया यूनानी लोग, यूनानियों ने भारत को इंडोज कहा, इंडोज। 13वीं शताब्दी में मिनाज ए सिराज एक इतिहासकार था, और उसने इतिहासकार में मोहम्मद गौरी का हिंदुस्तान की विजय का उल्लेख किया है। ये एक राइटर था जो मोहम्मद गौरी के बारे में लिखा हुआ था, उसके विजय के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल संपूर्ण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों के लिए किया। मतलब इतना जगह जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ऑल ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इस जगह को ही हिंदुस्तान वह समझता था। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर, प्रथम मुगल एम्परर बाबर था, 1526 से 1530 ईस्वी तक वो रहा था। उसने हिंदुस्तान का मतलब ये समझा था हॉल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे हिंदुस्तान को वो उप महाद्वीप के रूप में वो जानता था, पूरा हिंदुस्तान को समझता था। अपनी आत्मकथा बाबर नामा में उन्होंने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप की घटनाओं, लोगों, वनस्पतियों और जीवों के बारे में अपने अवलोकन दर्ज किए हैं। उसका एक किताब है बाबर नामा, जिसमें उसने पूरे हिंदुस्तान के बारे में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को इंडिया यानी भारत नाम दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जितना भारत को दिखाया गया है वो सारे जगहों को इक्वल मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे।
नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का मानचित्र दिया हुआ है और इसमें जितने भी नाम दिया हुआ है, इंडिया तो भारत है ही, उसके बाद नेपाल, भूटान, चीन तो कभी नहीं था और चीन हमेशा ही अलग रहा है, और म्यांमार हो गया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे हिंदुस्तान के अंग थे। अंग क्या, हिंदुस्तान ही थे, बाद में ये बढ़ते चले गए। ठीक है, ये सारा हिंदुस्तान था। और नीचे में दिया हुआ है दस द सेम टर्म हैज़ मीन डिफरेंट थिंग एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रकार एक ही शब्द का अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ होता था। आज के समय में इंडिया कुछ और है, उस समय इंडिया कुछ और था। उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सारे हिंदुस्तान ही थे। लेट अस टेक वन मोर टर्म, फॉरेनर, और एक और शब्द यहाँ पे बतलाया गया है, विदेशी शब्द, फॉरेनर। टुडे द वर्ड फॉरेनर मीन्स ए पर्सन हु बिलोंग टू कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ओवन। आज के समय का विदेशी का अर्थ है ऐसे व्यक्ति से जो किसी ऐसे देश का हो जो उसका अपना नहीं है, दूसरे देश का व्यक्ति विदेशी कहलाता है। बट इन मेडिवल टाइम ए फॉरेनर, जिसके परदेशी कहा जाता था, वाज ए पर्सन हु कैम इनटू ए टाउन और विलेज कम्युनिटी फ्रॉम आउटसाइड। उस समय में किसी शहर या गांव समुदाय में आया था, मतलब कहीं दूसरे जगह से, किसी दूसरे स्टेट से आता है और वहाँ पे अगर रहने लगता है तो उसको परदेशी कहते थे, फॉरेनर कहते थे। दूसरे शब्दों में एक विदेशी हुआ व्यक्ति होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपरिचित होता है, मतलब लोग जिसे नहीं जानते हैं वो उसे विदेशी के रूप में जानते हैं, फॉरेनर। इस तरह से हो गया मेडिवल पीरियड, द टाइम फ्रेम, मध्यकालीन समय, उसका समय सीमा यहाँ पे बतला रहा है। द मेडिवल पीरियड इज़ द पीरियड इन बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड्स। ये एंशियंट मतलब प्राचीन काल और आधुनिक समय के बीच का समय जो है वो मेडिवल पीरियड है। द 8th century सो मैनी चेंजेस इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो 8th सेंचुरी में कई तरह के बदलाव देखे गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में कई परिवर्तन हमारे देश में, इंडिया में देखे गए। अगले पेज पे चलते हैं। देयर वेयर ऑल्सो चेंज इन द पैटर्न ऑफ देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। उस समय उनकी सोच और व्यवहार में भी, मतलब लोगों के सोच और व्यवहार में भी बदलाव आया। दिस वी टेक द 8th century एज द वन बिलोंगिंग टू मेडिवल पीरियड। इसीलिए हम 8वीं शताब्दी को मध्यकाल से संबंधित मानते हैं। चेंज डिड नॉट टेक प्लेस सडनली एट एनी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इस समय में अचानक ही बदलाव नहीं आया। सम चेंज अपीयर्ड अर्लियर एट सम प्लेसेस एंड सम क्वाइट लेटर। कुछ जगहों में जल्दी बदलाव आ गए और कुछ जगहों में काफ़ी समय लगा। मैनी चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद और 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में अग्रणी शक्ति बनने के बाद कई परिवर्तन हुए। दिस इज टेकन एज द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। इसे भारत में मध्यकाल का अंत माना जाता है। इस प्रकार मध्ययुगीन काल 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, मतलब है कि AD 700 एंड AD 1750 तक इसे मेडिवल पीरियड माना जाता है। और ये लगभग 1000 वर्ष का अंतराल था, 1000 वर्षों तक ये बदलाव चला था। सम फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड, मध्यकाल के कुछ विशेषताएं यहाँ पे बतलाया गया है, पॉइंट दिया गया है। द मेडिवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मेडिवल पीरियड एज द लेटर मेडिवल पीरियड। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, प्रारंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में विभाजित किया गया है। द अर्ली मेडिवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम 8th century टू द मिडिल ऑफ द 13th century, जिसमें प्रारंभिक मध्यकाल 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य तक चला। और दूसरा जो बतलाया गया, दूसरा पार्ट उत्तर मध्यकाल 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक फैला हुआ था, मतलब तब तक चला। उसके बाद फॉरेन कल्चर बिगेन टू इन्फ्लुएंस इंडिया। विदेशी संस्कृतियाँ जो थी, पश्चिमी और मध्य एशियाई सभ्यताएँ ने भारत को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैनी सोर्सेस टू रिकॉन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री, कई ऐसी चीज़ें थी जो इतिहास को पुनर्निर्मित किया, जिसमें से आर्कोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्मेटिक्स एंड लिटरेरी वेर अवेलेबल टू अस नाउ।
पुरातात्विक, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र और साहित्यिक अब हमारे पास उपलब्ध थे। फोर्थ नंबर लास्ट में दिया, द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर्स कैम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल इन इंडिया। दिल्ली सल्तनत के शासक और मुगल शासक बाहर से आए थे और भारत में बस गए। ऐसी कई घटनाएं हुई थी। मेजर हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स, प्रमुख ऐतिहासिक रुझान, इसमें भी पॉइंट दिया हुआ है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, पुराने और नए धर्म। द इन्वेडर्स लाइक ग्रीक्स हु कैम टू इंडिया इन द एंशिएंट पीरियड फॉलोड इंडियन रिलीजियंस, हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म। यूनानी लोग हमारे देश में आए थे और वे हमारे देश के धर्मों को मानने लगे, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को। दे अडोप्टेड द इंडियन कल्चर एंड ड्रेसेस, और उन्होंने भारतीय संस्कृति और यहाँ के पहनावे को अपना लिया। बट द तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स हु कैम टू इंडिया ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड ब्रॉट देयर ओवन कल्चर एंड रिलीजियन इस्लाम विद देम। और इसमें से तुर्क लोग जो थे और अफगानिस्तान के जो लोग थे और मुग़ल, ऐसे लोग हमारे देश में आए और अपने साथ अपनी संस्कृति और धर्म को भी लाए। भारत में इस्लाम फैल गया, उन लोग इस्लाम धर्म को लेके आए थे। इस्लाम स्प्रेड्स इन इंडिया, सिखिज़्म ए न्यू रिलीजन, और जिसमें से सिख धर्म एक नया धर्म था, एक नया धर्म का जन्म हुआ। लेटर क्रिश्चियनिटी अल्सो स्प्रेड इन इंडिया, और फिर बाद में ईसाई धर्म भी इंडिया में फैल गया। मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुज़्म बट इट रिमेन द मेजर रिलीजियस सिस्टम विच द इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन। हिंदू धर्म में कई बदलाव हुए, लेकिन यह प्रमुख धार्मिक व्यवस्था बनी रही जिस पर भारतीय समाज आधारित था। आज भी इस धर्म को ही सभी धर्मों का आधार समझा जाता है। ए कंपोजिट कल्चर, एक समग्र संस्कृति। एज ए रिजल्ट constant interaction between old and new religion, a composite culture began to develop in India। पुराने और नए धर्मों के बीच निरंतर संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत में एक समग्र संस्कृति विकसित होने लगी। इन रिफ्लेक्टेड इटसेल्फ इन लैंग्वेज, लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। इट इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर हेरिटेज। इसने स्वयं को भाषा, साहित्य, चित्र कला, वास्तुकला और मूर्तिकला में प्रतिबिंबित किया। यह आज भी हमारी विरासत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। स्टेबल पीस, स्थिर शांति। सम ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूलर्स एंड द ग्रेट मुगल्स वेयर एबल टू प्रोवाइड स्टेबल पीस फॉर मैनी कल्चर। दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक और महान मुगल कई शताब्दियों तक स्थिर शांति प्रदान करने में सक्षम थे। फोर्थ नंबर में सूफीज़्म एंड भक्ति मूवमेंट दिया हुआ है, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन। टू ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट्स, सूफीज़्म एंड भक्ति मूवमेंट डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस काल में दो महान धार्मिक आंदोलन, सूफीवाद और भक्ति आंदोलन विकसित हुए। दे हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदुज़्म एंड इस्लाम। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच अच्छी समझ लाने में मदद की। एम्फेसिस वाज प्लेस्ड टू लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ गॉड। प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता एवं ईश्वरीय एकता पर बल दिया गया। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है फिफ्थ पॉइंट, 5वां नंबर का पॉइंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। एज इन द अर्लियर एज our society was divided into many castes and subcastes, jatis. Most of the jatis had their own rules regarding marriage and behavior of their members। पहले के युग की तरह हमारा समाज कई जातियों और उपजातियों में विभाजित था। अधिकांश जातियों के विवाह और उनके सदस्यों के व्यवहार के संबंध में अपने नियम थे। इन द विलेज द पंचायत स्टिल सेटल्ड डिस्प्यूट्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस। गाँव में पंचायतें अब भी विवादों का निपटारा करती थी और टैक्स वसूल करती थी। देयर वाज ए जनरल डिक्लाइन इन द स्टेचूज ऑफ ओमेन, पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम and sati were some of the custom which marked their low status।
महिलाओं की स्थिति में सामान्य गिरावट आई। बहुविवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो उनकी निम्न स्थिति को दर्शाती थी। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट फियरलेस राजपूत वॉरियर। निडर राजपूत योद्धाओं के बारे में कई कहानियां हैं। इन संस्कृत द वर्ड राजन मीन्स किंग एंड पुत्र मीन्स सन। द टर्म राजपूत इंक्लूडेड नॉट ओनली रूलर्स बट द मेंबर्स ऑफ ए हिंदू मिलिट्री कास्ट क्लेमिंग क्षत्रिय डिसेंट। संस्कृत में राजन शब्द का अर्थ राजा और पुत्र का अर्थ पुत्र होता है। राजपूत शब्दों में न केवल शासक बल्कि क्षत्रिय वंश का दावा करने वाली हिंदू सैन्य जाति के सदस्य भी शामिल थे। द मराठा, सिख्स एंड जाट्स हैड आल्सो बिकम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में मराठा, सिख और जाट भी राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए थे। आगे दिया हुआ है द प्रिंसेस एंड नोबल लिव्ड इन ग्रेट लग्जरी। राजकुमार और कुलीन बड़े विलासिता में रहते थे, मतलब लग्जरियस लाइफ उन लोग जीते थे। दे हैड फाइन पैलेसेस एंड वॉर कॉस्टली ड्रेसेस। उन लोगों के पास अच्छे महल थे और वे बहुमूल्य पोशाकें, मतलब काफ़ी महंगे कपड़े पहनते थे। मैनी ऑफ देम केप्ट स्लेव्स हु वेयर बाउट एंड सोल्ड एज दे लाइक्ड। उनमें से बहुत से लोग गुलाम रखते थे, मतलब नौकर रखते थे, जिन्हें सेहत के मुताबिक खरीदा या बेचा जाता था। बट वेयर डिड द वेल्थ ऑफ दिस रिच क्लासेस कम फ्रॉम। लेकिन इन अमीर वर्गों की संपत्ति कहाँ से आई? ये लोग जो है इतने अमीर कैसे हुए? इट कैम फ्रॉम द कॉमन पीपल, द प्लीजेंट, द आर्टिशियंस एंड द ट्रेडर्स। यह आम लोगों, किसानों, कारीगरों और व्यापारों से आया था। द कॉमन पीपल हैड टू पे सेवरल काइंड्स ऑफ टैक्सेस टू द लोकल लोड्स। आम लोगों को स्थानीय सामंतों को कई प्रकार के कर देने पड़ते थे, मतलब टैक्स देने पड़ते थे। पोटैटोज, chilies, tea and a few other crops began to be grown in the Indian subcontinent during this period. इस अवधि के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में आलू, मिर्च, चाय और कुछ अन्य फसलें उगाए जाने लगी। और 6 पॉइंट में यहाँ पे राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर, और इस समय ब्रिटिश पावर का उदय हुआ, ब्रिटिश शक्ति का उदय। कमर्शियल इंटरेस्ट्स ड्रेव द इंग्लिश, द फ्रेंच एंड द डच टू इंडिया। व्यवसाय हितों ने अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और डचों को भारत की ओर आकर्षित किया। इट अल्टीमेटली लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इसके फलस्वरूप अंततः 18वीं शताब्दी में भारत पर ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर द मिडल पीरियड। मध्यकाल के इतिहास के स्रोत। Many good sources are available to reconstruct the history of the medieval period. मध्यकाल के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए कई अच्छे स्रोत उपलब्ध हैं। The sources can be divided into 3 main groups. स्रोतों को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। आर्कोलॉजिकल, एपिग्राफिक एंड नमिस्मेटिक्स एंड लिटरेरी। एपिग्राफिक एंड नमिस्मेटिक ये दोनों जो है एक ही पार्ट का है, सेकेंड नंबर में। और थर्ड नंबर में लिटरेरी है, पुरातात्विक जिसको कहेंगे हम, आर्कोलॉजिकल का, और पुरालेख या फिर मुद्रा शास्त्र। और अंत में दिया लिटरेरी जिसको साहित्य कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। द ऑब्जेक्ट्स एक्सकेव्ड आर फ्यू बट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आर मेनी दैट प्रोवाइड्स सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग दिस पीरियड। प्राप्त वस्तुएं कम हैं लेकिन संरक्षित स्मारक बहुत है जो इस काल के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। दिस इंक्लूड टेम्पल लाइक बृहदेश्वरा, कनद्रिया महादेवा टेम्पल, लिंगाराजा टेम्पल, सन टेम्पल एट कोणार्क etc. मॉस्क्यू लाइक कुवैत अल इस्लाम एंड जामा मस्जिद, फोर्ट लाइक द रेड फोर्ट, द आगरा फोर्ट एंड द चित्तौर फोर्ट, द टॉम्ब्स लाइक द हुमायूं's tomb
द अकबर्स टॉम एट सिकंदरा एंड द ताजमहल, पैलेसेस लाइक दोज एट जोधपुर जैसलमेर एंड द मीनार लाइक कुतुब मीनार इन दिल्ली। यहाँ एक ही बार में कई सारी चीज़ों को उल्लेख कर दिया गया है। इनमें से बिरदेश्वर, कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आदि जैसे मंदिर शामिल है। कुवत उल इस्लाम और जामा मस्जिद जैसे मस्जिदें, लाल किला, आगरा किला और चित्तौड़ किला जैसे किले, हुमायूं का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा और ताजमहल जैसी कब्रें, और जोधपुर जैसलमेर जैसे महल और दिल्ली में कुतुब मीनार जैसी मीनारें। इतनी सारी एक बार में इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद इपिग्राफिक एंड नमिस्मेटिक एविडेंस, नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं हम लोग। इपिग्राफिक एंड नमिस्मेटिक, इसका अर्थ हो गया पुरालेख और मुद्रा शास्त्रीय। एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण जिसको बोलते हैं। इपिग्राफिक सोर्सेस pertain to inscriptions which were carved on stone and copper plates। पुरालेख स्रोत उन शिलालेखों से संबंधित है जो पत्थरों और तांबों के प्लेट पर खुदे हुए हैं। पहले पत्थरों पे लिखा जाते थे और तांबे के प्लेटों में लिखे जाते थे। द इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन मोस्ट मोनूमेंट्स लाइक टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस etc। शिलालेख मतलब पत्थरों पे जो लिखा हुआ था उसे शिलालेख कहते हैं। अधिकांश स्मारकों जैसे मंदिरों, किलों, महलों आदि पर पाए जाते हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, देयर पॉलिसीज, कॉन्क्वेस्ट, ट्रेड, ए स्पेसिफिक टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर इवेंट occurred, prosperity of the kingdom and much more। वे शासकों, उनकी नीतियों, विजय, व्यापार, किसी विशेष घटना के घटित होने के विशिष्ट समय, राज्य की स्मृति और बहुत कुछ के बारे में बहुमूल्य जानकारियाँ प्रदान करते हैं। द इंस्क्रिप्शन आर मोर वैल्यूएबल दैन लिटरेरी सोर्सेस बिकॉज दे कैन नॉट बी टेम्परेड विद। शिलालेख अधिक हैं, स्रोतों से अधिक मूल्यवान हैं लिटरेरी से, क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। मतलब जो लिटरेचर था उसमें उसको बदल करके दूसरा कुछ लिखा जा सकता था, लेकिन पत्थरों पे जो लिखा गया था उसे बदलना संभव नहीं था, इसीलिए वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए। नमिस्मेटिक इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन, मुद्रा शास्त्र जो हमें कॉइन्स के बारे में बतलाते हैं। द रूलर्स ऑफ दिस पीरियड इशूड बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। इस काल के शासकों ने सोने और चांदी दोनों के सिक्के जारी किए। दे आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, और ये पूरे भारत में पाया जाता था। दे थ्रो लाइट ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम्स एंड द पीरियड दे बिलोंग्ड टू। वे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं, राज्यों की आर्थिक समृद्धि और उनके काल पर प्रकाश डालते हैं। ये सिक्के उस समय की बात बताते हैं। Some of the manuscripts of this period were decorated with miniature paintings। इस काल के कुछ पांडुलिपियों को लघु चित्रों से सजाया गया था। These paintings were in the form of illustrations। ये पेंटिंग्स चित्रण के रूप में थी। They throw light on the development of the art of painting during the medieval period। वे मध्यकाल में कला के विकास पर प्रकाश डालते हैं। आगे देखते हैं, ये सिक्के आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन लोगों ने चलाए थे, कॉइन्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा ये सिक्के दिए गए हैं। गोल्ड कॉइन्स ऑफ अकबर, अकबर के समय में गोल्ड कॉइन्स चलता था। लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत हो गया। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड 8th to 13th सेंचुरी, अर्ली मेडिवल 2 भागों में बटा हुआ है। 13th सेंचुरी AD। पेपर वाज नॉट इन यूज इन इंडिया। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक प्रारंभिक मध्यकाल युग, भारत में कागज़ का उपयोग नहीं किया जाता था। इन दिस पीरियड द मटेरियल फॉर राइटिंग इंक्लूडेड पाम लीव्स, बार्क ऑफ बर्च ट्री एंड एनिमल स्किन। इन सभी चीज़ों पे लिखा जाता था। इस काल में लेखन की सामग्री में ताड़ के पत्ते, वृक्ष के छाल और जानवरों के चमड़े पे, उसके खाल पे लिखा जाता था। इन द लेटर मेडिवल पीरियड 13th to 18th सेंचुरी AD, पेपर वाज द चीफ राइटिंग मटेरियल्स।
और उत्तर काल में 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में कागज़ मुख्य लेखन सामग्री थी। मतलब उस समय नया नया निकला था, इसीलिए उसका उपयोग विशेष माना जाता था। लिटरेरी सोर्स इंक्लूड रॉयल बायोग्राफीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्रॉनिकल्स, रिलीजियस टेक्स्ट, वर्क्स ऑफ हिस्ट्रियन एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। साहित्यिक स्रोतों में शाही आत्मकथाएं, आधिकारिक अभिलेख, इतिहास, धार्मिक ग्रंथ, इतिहासकारों के कार्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत शामिल थे। द ब्राह्मिन्स एंड अदर कंटिन्यूड टू स्टडी द सेक्रेड बुक्स इन इंडिया, बट मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स वेयर अवेलेबल इन अरेबिक एंड पर्शियन। ब्राह्मणों और अन्य लोगों ने पवित्र पुस्तकों का अध्ययन संस्कृत में जारी रखा, लेकिन अधिकांश साहित्यिक रचनाएं अरबी और फारसी में उपलब्ध थी। इस पेज में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया हुआ रॉयल ऑटोबायोग्राफीज, शाही आत्मकथाएं जो किसी सम्राट पे, किसी राजा पे लिखा हुआ हो। फिरोज शाह तुगलक रोट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड फुतुहात फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही नामक अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी स्मृतियों को तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नाम से लिखा और इट इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड। यह इस अवधि के लिए जानकारी का एक प्रमाणिक स्रोत है। पॉइंट बी में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आधिकारिक रिकॉर्ड। अंबर राजपूत चिप्स प्रिजर्व्ड मैनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग देयर correspondence with the Mughal rulers, royal proclamation and reports regarding the administration of their states। अंबर राजपूत प्रमुख ने मुगल शासकों के साथ अपने पत्राचार, शाही घटनाओं और उनके संपदा के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट सहित कई दस्तावेजों को संरक्षित किया। पॉइंट नंबर सी, क्रॉनिकल्स। जियोद्दीन बरनी was a 14th century chronicler. He wrote a chronicle which began with the ascension of Balban and comes down to the early years of Firoz Shah Tughlaq। जियाउद्दीन बरनी 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। उन्होंने एक इतिहास लिखा जो बलबन के राज्यारोहण से शुरू होता है और फिरोज शाह तुगलक के शुरुआती वर्षों तक चलता है। अबुल फजल रोट एनी अकबरी विच गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर अकबर। अकबर पे इसने एक बुक लिखा था, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी, जिसमें महान मुगल सम्राट की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, महान मुगल सम्राट अकबर का। उसके बाद लिटरेरी वर्क्स लाइक राजतरंगिनी बाय काल्हाना एंड द एपिक पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदाय आर वर्क्स ऑफ ग्रेट हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस। काल्हन की राजतरंगिनी और चंद्र बरदाय का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जैसे साहित्यिक कृतियाँ महान ऐतिहासिक महत्व की कृतियाँ हैं। दिस वर्क्स थ्रो लाइट ऑन अर्ली मेडिवल इंडिया। ये रचनाएं प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत पर प्रकाश डालती है। और एक लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्री कौन कौन इंडिया में आए थे उस समय की बात बतला रहा है। इंडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स। भारत ने कई विदेशी यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मार्को पोलो ऑफ वेनाइस विजिटेड इंडिया इन द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में वेनिस ने मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया। ही हैज़ लेफ्ट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द साउथर्न पांड्या किंगडम। उन्होंने दक्षिणी पांड्या साम्राज्य का एक दिलचस्प विवरण छोड़ा है। उन्होंने वारंगल का भी दौरा किया। ही आल्सो विजिटेड वारंगल, तो वारंगल जो है एक जगह का नाम होगा। उसके बाद हिज वर्क स्पीक्स
हाईली ऑफ द मर्चेंट ऑफ गुजरात। उनका काम गुजरात के व्यापारियों के बारे में बहुत कुछ बताता है। आईबीएन बटूटा। आईबीएन बटूटा वाज ए नेटिव ऑफ मोरक्को एंड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रीजन। आईबीएन बटूटा मोरक्को के मूल निवासी थे और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत का दौरा किया। निकोलो कॉन्टी, एन इटालियन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया इन AD 1420, spoke highly of the Hindu kingdom of विजयनगर। निकोलो कोंटी एक इतालवी यात्री जिन्होंने 1420 ईस्वी में भारत का दौरा किया था, उन्होंने विजयनगर के हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। आर्चिव आर प्लेसेस वेयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर। अभिलेखागार के स्थान हैं जहां पुरानी पांडुलिपियां, दस्तावेज और कई रिकॉर्ड संग्रहित हैं। यहाँ पे आगे दिया हुआ है चैप्टर से कुछ संबंधित एडिशनल चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अरेबिया दिया हुआ है। इस्लाम वाज फाउंडेड बाय प्रोफेट मुहम्मद अर्ली इन द 7th century AD। अरब में ही इस्लाम की स्थापना हुआ था। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद ने की थी। हिज सक्सेसर वेयर नॉन एज कालिफ्स और खलीफास कह सकते हैं। मोहम्मद वाज सक्सेटेड बाय अबू बैकर इन 632 AD। उनके उत्तराधिकारियों को खलीफा, कालिफ्स या खलीफा के नाम से जाना जाता था। 632 ईस्वी में अबू बकर द्वारा मोहम्मद का उत्तराधिकारी बनाया गया। द अरब्स बिकम यूनाइटेड अंडर हिज लीडरशिप। उनके नेतृत्व में अरब एकजुट हो गए। अबू बकर एंड हिज सक्सेसर्स कॉन्क्वायर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया। अबू बकर और उनके उत्तराधिकारियों ने पश्चिमी एशिया के एक बड़े हिस्से, जिसमें से कौन कौन था, सीरिया, जॉर्डन, इराक, तुर्की, पर्सिया एज वेल एज इजिप्ट एंड होल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। इतना बड़ा एरिया था। सीरिया, जॉर्डन, इराक, तुर्की, फारस के साथ साथ मिस्र और पूरे उत्तरी अफ्रीका पर विजय प्राप्त की। दे क्रॉस्ड इनटू स्पेन एंड देन इन्वेडेड साउथर्न फ्रांस। वे स्पेन पहुंचे और फिर दक्षिणी फ्रांस पर आक्रमण किया। द अरब्स हाउएवर वर डिफीटेड। हालांकि 732 ईस्वी में अरब पराजित हो गया। द इस्लामिक सिविलाइजेशन वाज ए प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मध्यकाल के दौरान इस्लामी सभ्यता एक प्रमुख सभ्यता बन गई थी। उसके बाद तुर्किश इन्वेडर्स, तुर्की आक्रमणकारी। बाय द एंड ऑफ द 10th century AD, तुर्क्स हैड राइजन टू पावर इन सेंट्रल एशिया। 10वीं शताब्दी के अंत तक तुर्क मध्य एशिया में सत्ता में आ गए थे, मतलब शक्तिशाली बन गए थे। महमूद ऑफ गजनी वाज ए तुर्क हु इन्वेडेड इंडिया 17 times between AD 1000 and AD 1025। गजनी का महमूद, एक जिसको महमूद गजनवी कहते हैं, एक तुर्क था जिसने 1000 से 1025 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ए ग्रेट डिजायर वाज टू लूट इंडिया एंड कैरी एज मच वेल्थ एज पॉसिबल टू गजनी। उसकी बड़ी इच्छा भारत को लूटने और जितना संभव हो सके धन गजनी ले जाने की थी। देन अनदर सुल्तान कॉल्ड मोहम्मद गौरी ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया। फिर गजनी के मोहम्मद गौरी नामक एक अन्य सुल्तान ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी के बाद एक और सुल्तान जो है उसका नाम था मोहम्मद गौरी, उसने भारत पर आक्रमण किया था। हिज फर्स्ट इन्वेशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट मुल्तान इन AD 1175। उसका पहला आक्रमण था 1775 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। 1775 ईस्वी में मुल्तान में इन्होंने आक्रमण किया था। इट वेयर द तुर्क्स एंड नॉट द अरब्स हु एस्टैब्लिश द मुस्लिम पावर इन इंडिया। यह तुर्क था, मतलब तुर्क देश का व्यक्ति था, अरब देश का नहीं था। नॉट द अरब्स,
हु एस्टैब्लिश द मुस्लिम पावर इन इंडिया, जिन्होंने भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित किया था। द मिडवल यूरोप, मध्यकालीन यूरोप की बात कर रहा है। एम्पेरर सॉलमैन रूल्ड फ्रॉम AD 771 टू AD 814। सम्राट सार्लमैन ने 1771 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक शासन किया। ही बिल्ट ए वास्ट एम्पायर विच इंक्लूडेड द कंट्रीज नाउ नॉन एज फ्रांस, बेल्जियम एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड इटली। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसमें वे देश शामिल थे जिन्हें अब फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी और इटली के कुछ हिस्सों के रूप में जाना जाता है। द अरब्स हैड ऑलरेडी कॉन्क्वायर्ड स्पेन एंड टेरराइज्ड साउथर्न फ्रांस। अरबों ने पहले ही स्पेन पर विजय प्राप्त कर ली थी और दक्षिणी फ्रांस को आतंकित कर दिया था। रिलीजियन डोमिनेटेड द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में लोगों के जीवन पर धर्म का बोलबाला था। एट द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च स्टूड द पॉप। और रोमन कैथोलिक चर्च के हेड मतलब मुखिया जो है वो पोप था। ऑल अदर बिशॉप्स वेर रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉप। और जितने भी धार्मिक अध्यक्ष और भी थे वो सभी पोप द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उसके प्रतिनिधि थे। द चर्च पोसेस्ड मच लैंड एंड वेल्थ। चर्च के पास बहुत सारी ज़मीन और संपत्ति थी। इन AD 1076 द होली सिटी ऑफ जेरूसलम वाज कॉन्क्वर्ड बाय द तुर्क्स। 1076 ईस्वी में पवित्र शहर यरूशलेम पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था। द पोप अर्ज्ड द रूलर्स एंड पीपल ऑफ यूरोप टू रेस्क्यू द होली शहर। पोप ने यूरोप के शासकों और लोगों से पवित्र शहर को बचाने के लिए आग्रह किया। दस बिगेन द क्रिस्टेड होली वार इन AD 1096। और इस प्रकार 1096 ईस्वी में धर्म युद्ध, पवित्र युद्ध जो है वहाँ पे शुरू हो जाता है। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। समरी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप लोग समरी को स्वयं पढ़ लेंगे। और इसका एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में द मेडिवल पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। द सन टेम्पल इज एट कोणार्क। आर्चिव्स आर प्लेसेस वेयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे अबुल फजल रॉट, क्या लिखा था उसने, एनी अकबरी। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। ट्रू फॉल्स में एक 2 नंबर का फॉल्स है, बाकी सभी ट्रू है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ 1 नंबर का बी में जाएगा, सी का डी में, और 3 नंबर का ई में जाएगा। चंद्रवरदाई, मोरक्को, ए अबियन बटूटा, और राजतरंगिनी ये काल्हन। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें, और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं इसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। चलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ। यह है शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। हु वाज टर्म एज फॉरेनर ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स। ए फॉरेनर वाज ए पर्सन हु कैम इनटू ए टाउन और विलेज कम्युनिटी फ्रॉम आउटसाइड। इन व्हाट सेंस वाज द टर्म हिंदुस्तान यूज्ड बाय मिराज सिराज। ही यूज्ड द वर्ड हिंदुस्तान टू मीन ओनली द एरिया ऑफ द होल पंजाब, हरियाणा, Delhi and parts of modern Uttar Pradesh and Bihar. In what sense was the term Hindustan used by Babur? Babur used the term Hindustan to mean whole of the Indian subcontinent. Name any 3 new crops grown in India subcontinent during the medieval period. Tea, potato and chilies. Name any 2 foreigner travelers who writings became an important source of information regarding the medieval period. Marco Polo and Niccolo कॉन्टी। और आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।